तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सीटेट 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है, 1 जनवरी 2022 का। और इस पेपर से हम लोग ईवीएस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ईवीएस के सेक्शन में पहुँचते हैं। ईवीएस का सेक्शन क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट हो जाएगा ईवीएस आपका यहाँ पे। हाँ, यहाँ देखिए ईवीएस का सेक्शन आ गया, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। और इन्वायरमेंटल स्टडी में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 30 हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। एक एक सवाल को अच्छे से समझिएगा। और पहला सवाल देखिए, ये आपका कंटेंट वाला सवाल है। द डिस्टेंस बिटवीन त्रिवेंद्रम एंड गांधीधाम इज़ 2268 किलोमीटर्स। इफ़ अ ट्रेन कवर्स दिस डिस्टेंस इन 42 आवर्स, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इन बिटवीन द रेलवे स्टेशन ऑफ दिस टू सिटीज़ इन मीटर पर सेकेंड इज़। अगर जिन लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है तो हिंदी में भी सवाल दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपको अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको ऑनलाइन मोड में हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है क्वेश्चन। स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, वहीं पे नीचे इंग्लिश में दिया हुआ रहेगा, हिंदी में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो त्रिवेंद्रम और गांधीधाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय कर लेती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी थी। अब यहाँ पर देखिए, सीधे सीधे आप कहिएगा कि सर ये तो मैथ वाला सवाल है। तो देखिए, ईवीएस में थीम्स बांटे गए हैं और एक थीम है ट्रैवल वाला। ठीक है, और ट्रैवल वाला जो थीम है उसमें आप देखिएगा क्लास 5 में एक यात्रा वृत्तांत दिया हुआ है। उसमें बस की यात्रा के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से इस पूरे चैप्टर को समझाया गया है। ठीक है, और वहाँ पे बच्चे हिसाब किताब लगाते हैं, तो वहीं से सवाल उठाया गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, हम लोग सीधे सीधे मैथ के फॉर्मूले से हम लोग इसको निकाल लेंगे। हमें चाल निकालनी है, तो चाल बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटा समय। ठीक है, ये सूत्र तो सभी को पता होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। और दूरी हमारे पास यहाँ दिया हुआ है 2268 किलोमीटर और समय भी दिया हुआ है 42 घंटा। अब सीधा सीधा इसको भाग करना है और भाग करेंगे हम लोग। तो देखिए, अब काटना है। काटने के लिए ट्रिक थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, 42 है, ये 6 से कट रहा है। ठीक है, 6 से 42 हम लोग जाने कट रहा है। इसके बाद यहाँ पे 2268 है। क्या ये 6 से कट रहा है? तो 6 से कटने का विभाज्यता का नियम में कहता है कि अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कटे तो वह 6 से भी कटेगी। अब देखिए, 2 2 4 4 6 10 और 10 8 18, यानी कि ये 3 से विभाज्य है। और इसके अंत में 8 है, तो ये भी 2 से भी विभाज्य है, इसलिए 6 से भी कटेगा। ठीक है, तो 6 से कटेगा, तो इसको काटिए फटाफट से। 6 तिया 18 बच जाएगा यहाँ पे 4, 6 उतरेगा हो जाएगा 46, 6 सते 42 बच जाएगा यहाँ पे आपका 4, और 8 उतरेगा तो हो जाएगा 48। तो 6 8 48, 378 बार में 6 से कट गया, और 6 सते 42। अब यहाँ 378 ऊपर है, नीचे 7 है, इसको फटाफट काट दीजिए। 7 5 35 और 7 चौके 28, आ गया 54। ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा आया। ठीक है, ये जो हमारा 54 आया, ये आपका किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की औसत चाल है। सवाल क्या करा, अच्छे से देख करके समझ करके आंसर लगाना है। ये 54 आ गया, तो आपने ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर दिया, आप वहीं पे गलती कर जाइएगा। सवाल क्या कर रहा है कि औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या थी। सवाल को थोड़ा सा घुमाया जाता है, आसान सवाल को थोड़ा सा टफ किया जाता है। अब आपने हल किया कि 54 आ गया, तो फटाक से आपने ऑप्शन नंबर 1 देखा 54 है, आपने क्या किया, उसको टिक कर दिया, आगे बढ़ गए। और वहीं पे गलती हो जाती है, क्योंकि सवाल में यहाँ क्या कहा जा रहा है, मीटर प्रति सेकंड में। हमारे पास 54 जो निकल कर के आया है, यह है किलोमीटर प्रति घंटा में। अब हम इसको क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने का एक ट्रिक होता है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रिक होता है। और वो ट्रिक क्या होता है, इसको हम डायरेक्ट बताएंगे नहीं, बल्कि समझाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, 1 किलोमीटर और 1 घंटा है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर और सेकंड में। अब आप बताइए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं।
तो कहिएगा कि सर 1000 मीटर होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, तो कहिएगा कि 3600 सेकंड होता है। ठीक है, अब देखिए इसको काटिए, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 2 से कट गया, 2 पचे 10, 18 दूनी 36, यानी कि 5/18 आया। अब यही ट्रिक है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए आप 5/18 से उसको गुना कर दीजिए, वो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये ट्रिक कैसे आया, इस प्रकार से आया। अब यहाँ पे हमारे पास आया था 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम 5/18 से गुना कर देंगे, तो 18 दिया 54 और 3 बचे क्या हो गया 15, तो 15 मीटर प्रति सेकंड हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर जब आप ऑप्शन देखिएगा तो 15 है नहीं, 54 है, 30 है, 27 है, 25 है। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है सीटेट का। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए क्या है, ऊपर इंग्लिश ऑप्शन देखिए, इंग्लिश वाले क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 4 15 है। ठीक है, और हिंदी वाले में 25 कर दिया गया, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। तो सीटेट में या किसी भी एग्जामिनेशन में ऑफिशियली लेटर में कहा जाता है, लिखा जाता है कि आपको अगर हिंदी के प्रश्न में कन्फ्यूजन हो तो आप इंग्लिश के प्रश्न को देखिए, क्योंकि इंग्लिश के प्रश्न ही 100% सही माने जाते हैं। उसी के ऊपर जो कुछ भी फैसला लेना होता है विभाग को लिया जाता है। अगर गलती है इंग्लिश वाले प्रश्न में तो ही उसको गलत माना जाता है, अगर हिंदी में गलती हुई है और इंग्लिश में सही है तो उसको सही माना जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा सही। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बाय चांस कभी कभी हो जाता है, तो वैसे स्थिति में आप लोगों को इंग्लिश वाले क्वेश्चन, इंग्लिश वाले ऑप्शन को ध्यान से देखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट इज एट ए एंड वांट्स टू रीच बी। कहता है कि एक छात्र ए बिंदु पर है, ए बिंदु पर है और ये बी बिंदु पर पहुंचना चाहता है। फॉर दिस ही फर्स्ट गोज टू ओ विच इज 120 मीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ ए। इसके लिए बी तक पहुंचने के लिए पहले वो जाता है ओ तक, ओ बिंदु तक, और ओ बिंदु इसके ठीक उत्तर दिशा में 120 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद देन ही गोज फ्रॉम ओ टू बी बाय कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम बी एंड द डायरेक्शन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आर रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर देखिए कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पर ए दे दिया है, यहाँ भी कन्फ्यूजन है। अब यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, अब इस गड़बड़ी को हिंदी में देखिए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला सवाल जो है ऑनलाइन में कुछ गड़बड़ियाँ देखने को मिली हैं, और इस क्वेश्चन को यहाँ पर जब मैंने देखा तो यहाँ पे मुझे दोनों प्रश्न में गड़बड़ी नज़र आई। एक हिंदी में गलती था और यहाँ दूसरा जो है वो इंग्लिश में गलत है। कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुँचना चाहता है, इसके लिए पहले वह ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर की दूरी पर है। बिल्कुल ठीक, यहाँ तक तो दोनों क्वेश्चन मैच कर रहा है ना। अब इसके बाद देखिए, और फिर वह ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर दूरी तय करके पहुंचता है। ये 50 मीटर का डिस्टेंस जो है यहाँ पे मेंशन नहीं है इंग्लिश में। इंग्लिश में 50 मीटर का जो डिस्टेंस है वो मिसिंग है, ये भी यहाँ पे गलती है। अब ऐसी स्थिति में कहिएगा कि सर अब तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत होगा। और ऐसे प्रश्नों के मार्क्स सभी स्टूडेंट को दिए जाते हैं। ठीक है, और इस तरह की गलती पे ध्यान दिया जाना चाहिए सीटेट को। अभी तो सीबीएसई इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, तो सीबीएसई को ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी गलती से बच्चों में कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाता है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे वो क्वेश्चन नंबर 1 तो आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में फंस गए होंगे। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे वो पहले क्वेश्चन में फंसे होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा
मुद्दा जो है चेंज हो गया था, गलती की ओर हम लोगों का ध्यान चला गया। अब इसको सॉल्व करने पर ध्यान देंगे। तो ए बिंदु से ओ बिंदु तक पहुंचता है जो कि 120 मीटर उत्तर दिशा में है, और फिर ओ से वो बी जाता है ना, ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर की दूरी पर है। ये बिंदु है बी। अब इस प्रकार से वो बी तक पहुंचा। अब क्या कह रहा है कि ए की बी से दूरी क्या है, और बी के सापेक्ष ए की दिशा क्या है। अब बी के सापेक्ष कहेगा ना, तो बी से नीचे आना है ए की ओर, ठीक है, बी से ए की ओर आना है और दिशा बतानी है। तो सबसे पहले देखिए दूरी निकालेंगे। तो दूरी कैसे निकालेंगे, ये आप देख रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज बन गया है, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगता है। ये भुजा अगर आधार है और ये लंब है तो ये कर्ण होगी, और कर्ण का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर करते हैं। अभी देखिए 120 और 50 आप देख रहे हैं, दोनों का 0 हटा दीजिए, 12 और 5 हो जाएगा। और आप लोगों को याद होगा अगर आपने त्रिकोणमिति पढ़ी है तो, कि अगर एक लंब 12 का है और आधार 5 का है तो उसका कर्ण हमेशा 13 होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि जब हम लोग इसका फॉर्मूला के अनुसार से हल करेंगे, h = रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए p हमारे पास है 12, 120 को 0 हटा दिए हैं, और b हमारे पास है 5, है ना। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो 144 और 25 169 होता है, रूट अंडर 169 होगा, और इसका आंसर 13 आएगा, ठीक है। तो 0 रहेगा तो डबल 0 होगा, उसका कट करके यहाँ पर 130 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 130 मीटर दूरी तो हमारा निकल करके आ गया 130 मीटर का, है ना। अब दिशा देखिए, यहाँ बी है और यहाँ ए है, तो बी से ए की ओर जब जाएंगे तो दक्षिण दिशा में जा रहे हैं और पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं, तो दक्षिण पूर्व आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है, 130 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट स्लॉथ फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पर स्लॉथ से सवाल है, स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। स्लॉथ एक ऐसा जीव है जो भालू की तरह दिखता है। आप कंटेंट में मैं इसे डिस्कस करूंगा तो वहाँ पे एनसीईआरटी के बुक का रेफरेंस लूँगा, वहाँ पे एनसीईआरटी के बुक में स्लॉथ का पिक्चर दिखा करके उससे संबंधित तथ्यों को बताया गया, ठीक है। अब यहाँ पर सही कथन को यहाँ पर चुनना है। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं, तो स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं, ये बात सही है। और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। अब यहाँ पर ये जो कथन है 22 घंटे, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि 22 घंटे स्लॉथ नहीं सोते हैं, 17 घंटे सोते हैं, ठीक है। उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं, ये भी सही है, केवल ये 22 घंटा वाला यहाँ पे गलत है, ठीक है। स्लॉथ चिंपैंजी वनमानुष जैसे दिखते हैं, तो ये तो पहले स्टेटमेंट में ही गलत हो गया। स्लॉथ चिंपैंजी जैसे दिखते हैं, फिर ये गलत हो गया। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं, तो ये हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल 100% सही है, ठीक है। तो स्लॉथ के संदर्भ में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे फैक्ट्स आपको ईवीएस के बुक में मिलेंगे, ठीक है। तो क्लास 5 के बुक में ये रेफरेंस दिया गया है, क्लास 5 चैप्टर नंबर 1, तो वहाँ से ये दिया गया है। और आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले क्लास के बाद एनसीईआरटी के बुक से टोटल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वाला रेफरेंस लेकर के आऊँगा और क्लास में डिस्कस कर दिया जाएगा वो सारा चीज़। नेक्स्ट है when you pour milk through a piece of cloth, cream remains on it. The method of separation here is। अब यहाँ देखिए पृथक्करण की विधि आप लोगों ने पढ़ी होगी क्लास 10 में, है ना। क्लास 10 में मुख्य रूप से पढ़ाया गया है पृथक्करण की विधि केमिस्ट्री में, और ईवीएस में यहाँ पे चैप्टर में दिया हुआ है। जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं, मलाई उस पर ही रह जाती है, तो पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। दूध से मलाई अलग करने की विधि ये है। ये दूध से मलाई अलग करने के लिए एक सूती का कपड़ा लिया जाता है और उस पर दूध को डाला जाता है, दूध वहाँ से छन करके नीचे आता है और उसमें जो मलाई होती है वह ऊपर रह जाती है,
यह प्रक्रिया निस्यंदन कहलाती है। क्या कहलाती है? निस्यंदन, और इसको इंग्लिश में फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन, इस प्रक्रिया को फिल्ट्रेशन कहते हैं। सीविंग का मतलब हो गया चाल करके, अगर हम चाल करके किसी चीज़ से कंकड़ पत्थर को अलग करते हैं तो वहाँ पे चालना हो जाएगा सीविंग। सेडिमेंटेशन ये अलग प्रक्रिया है, डिसेंटेशन ये अलग प्रक्रिया है। ठीक है, अब साधन और निस्तारण ये दोनों अलग प्रक्रिया है। इसमें विभिन्न प्रकार के अयस्कों का शुद्धिकरण किया जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑन द मैप ऑफ गोलकोंडा फोर्ट गिवन इन द क्लास 5 टेक्स्ट बुक 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू ए डिस्टेंस ऑफ 110 मीटर्स ऑन द ग्राउंड। ऑन दिस मैप द डिस्टेंस बिटवीन फतेह दरवाज़ा एंड जमाली दरवाज़ा इज 10.7 सेंटीमीटर। ऑन द ग्राउंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू वुड बी। अब देखिए, नक्शा बनाने में जब हम लोग पैमाने का इस्तेमाल करते हैं तो नक्शा पर जो पैमाना होता है और जो वास्तविक पैमाना होता है उसके बीच रेशियो होता है। ठीक है, तो वही रेशियो यहाँ पे दिया गया है। नक्शा पर 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वह जो है 110 मीटर की दूरी कवर करता है। ठीक है, यानी कि नक्शा पर अगर हम 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच रहे हैं तो वो वास्तविक दूरी 110 मीटर को दर्शा रहा है। ठीक है, तो 1:110 का ये रेशियो हो गया मैप का। ठीक, ऑन दिस मैप द डिस्टेंस बिटवीन फतेह दरवाज़ा एंड जमाली दरवाज़ा इन 10.7 सेंटीमीटर। ये दोनों दरवाज़ों के बीच की दूरी 10.7 सेंटीमीटर है मैप के ऊपर। तो वास्तविकता में इनकी दूरी क्या है, ये सवाल है। ठीक है, आप यहाँ हिंदी वर्जन में देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि मानचित्र में 1 सेंटीमीटर ज़मीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है, और इस मानचित्र में फतेह दरवाज़ा से जमाली दरवाज़ा की दूरी 10.7 सेंटीमीटर है। तो ज़मीन पर इन दोनों दरवाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी? तो इसको तो बहुत ही आसान है ये, चूँकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 110 मीटर, इसलिए 10.7 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10.7 इंटू 110 मीटर। अब दोनों को गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 10.7 और गुना करना है 110 से, तो इसका दशमलव हटा दीजिए, बटे 10 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 0 कट गया, तो 107 इंटू 11। अब 107 गुने 11 कर लीजिए, कितना आंसर आ जाएगा, तो 107 गुने 11 कर लीजिए फटाफट से, 701 701 7711 1177। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है वो सारा किलोमीटर में दिया हुआ है, तो इसको फटाफट से किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। ये हमारा मीटर में आया है। ठीक है, तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग करते हैं, और जब हम इसको 1000 से भाग करेंगे तो 1000 में 3 जीरो है, तो पीछे से बैक साइड से 3 अंक के बाद हम दशमलव बैठा देते हैं, तो 1.177 किलोमीटर आ जाएगा। 1.177, ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा यहाँ पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ए ग्रुप ऑफ 3 स्टेट्स हैविंग बे ऑफ बंगाल ऑन वन साइड इज, कहता है बंगाल की खाड़ी। अब देखिए बंगाल की खाड़ी के लिए थोड़ा सा मैप ये आ गया आपका भारत का मानचित्र। 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है वो कौन सा है। तो इसमें मैप थोड़ा सा याद रखना है, भारत का मानचित्र है ना, और भारत के मानचित्र में हम यहाँ देखते हैं बंगाल की खाड़ी पूरब में है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी पूरब में है, दक्षिण में हिंद महासागर है और पश्चिम में अरब सागर है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है, दिमाग में भारत का नक्शा याद रखना है। प्रत्येक साल, प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक एग्जाम में सीटेट में एक सवाल मैप से रहता ही है, इसलिए आपको भारत का मानचित्र अपने दिमाग में बैठा करके रखना है। ऊपर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर और पूरब से पश्चिम की ओर क्रम के अनुसार से राज्यों को याद रखना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो महाराष्ट्र यानी कि मुंबई, और हम लोग को पता है कि महाराष्ट्र जो है, मुंबई जो है वो अरब सागर से सटा हुआ है, तो ये 2 ऑप्शन खत्म हो गया। ओडिशा, केरल, तमिलनाडु।
तो केरल हम सभी लोग को पता है कि केरल भी जो है ये पश्चिम साइड में है, दक्षिण पश्चिम साइड में है, तो ये भी बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ नहीं है। इसके बाद है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, तो उड़ीसा भी आपका इसी साइड है, आंध्र प्रदेश भी इसी साइड है, तमिलनाडु भी इसी से पूरब साइड में ही है। इसके बाद है केरल, कर्नाटक। तो केरल कर्नाटक जैसे ही आएगा तो वो हमारा गलत ऑप्शन होगा, क्योंकि केरल कर्नाटक दक्षिण पश्चिम दिशा में है, पूर्व दिशा की ओर, दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सपोज यू आर इन मध्य प्रदेश। मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश में हैं। विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेट द डायरेक्शन ऑफ आवर कंट्रीज थिकेस्ट फॉरेस्ट इज। कहता है कि इस राज्य के सापेक्ष देश के सबसे घने जंगल की दिशा क्या होगी। ठीक है, देश के सबसे घने जंगल की दिशा क्या होगी। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं। तो सर्वाधिक घने जंगल आप लोगों को पता है कि उत्तर पूर्व के राज्यों में है, असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये फिर से एक बार मैप वाला सवाल आ गया। ठीक है, तो मैप वाले सवाल में यहाँ पर हम लोग भारत का मैप याद रखेंगे। तो यहाँ मध्य प्रदेश की स्थिति बीच में है। ठीक है, एमपी यहाँ बीच में है। अब एमपी के सापेक्ष ये जो स्टेट्स हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे सबसे घने जंगल पाए जाते हैं, तो यह किस दिशा में है। तो ये नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में है। ठीक उत्तर नहीं है, ठीक उत्तर तो ऊपर हो जाएगा इसका, इसके ऊपर उत्तर प्रदेश आ जाता है। उत्तर पूर्व दिशा सही है। उत्तर पश्चिम नहीं है, क्योंकि पश्चिम दिशा में घने जंगल है नहीं। दक्षिण पश्चिम भी नहीं है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम में भी घने जंगल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द हाइट ऑफ द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट इज। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछी जा रही है। ठीक है, 8600 मीटर, 8850 मीटर, 8950 मीटर, 8990 मीटर। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8850 मीटर। ये सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ दिया गया है। अगर आपको याद है एग्जैक्ट तो आप इसका आंसर कर पाइएगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही है, 8850 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शूटिंग स्टार इज। टूटता हुआ तारा क्या है। स्टार है, कॉमेट है, मीटियोर है, एस्टेरॉयड है। ठीक है, हिंदी में आप इसको देख लीजिए। टूटता तारा है, कोई तारा है, तारा तो बिल्कुल नहीं है, तारा कैसे होगा। धूमकेतु भी नहीं है। उल्का, तो यही सही है, ऑप्शन है उल्का है ये। क्षुद्र ग्रह भी नहीं है, तो उल्का हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन है। उल्का ही है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही, ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही उल्का प्रवेश करते हैं तो वायु के घर्षण के कारण वो आसमान में ही जल जाते हैं, और ये जलते हुए धरती की ओर बढ़ते हैं, जो हमें देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये टूटते हुए तारे हैं। ठीक है, और कभी कभी कोई उल्का जो है वो धरती तक सीधे पहुंच जाता है बिना पूरी तरह से जले हुए, और ऐसे उल्का जब धरती से टकराते हैं तो कुछ भयानक घटनाएं भी घटित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द खेजड़ी ट्री। खेजड़ी वृक्ष से संबंधित यहाँ पे सवाल आपको देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि खेजड़ी जो है वो रेगिस्तानी वृक्ष है। इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कम पानी में भी उग जाता है। चूँकि रेगिस्तानी पौधा है तो इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है। यहाँ पे से नहीं होना चाहिए, में होना चाहिए। यह वृक्ष अपने तने में जल संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। तो देखिए, तने में जल संचित करता है ओक वृक्ष, ना कि खेजड़ी वृक्ष। ठीक है,
ओक वृक्ष जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है उसके तने में पानी होता है, खिजड़ी के तने में पानी नहीं होता है, तो ये कथन गलत है। इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये कथन भी सही है, क्योंकि इसकी लकड़ी जो है बहुत मजबूत होती है और इसकी लकड़ी से हल बनाए जाते हैं। इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं, तो इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि यह एक छायादार वृक्ष है, ठीक है। और खजड़ी वृक्ष के छाया में लोग बैठते हैं, आराम फरमाते हैं, बच्चे खेलते हैं। तो दो कथन हमारा गलत है, सी और ई, बाकी ए, बी और डी सही है। तो इनमें से सही कथन कौन है? तो ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इंग्लिश में भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट होंगे उनको भी थोड़ा सा समझ में आए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बाय अ स्टूडेंट, आई हैव कम फ्रॉम एन एरिया वेयर रेनफॉल इज वेरी स्कार्स, ठीक है, बहुत मुश्किल से वर्षा होती है। इट इज़ वेरी हॉट टू, बहुत गर्मी पड़ती है। आवर हाउसेस आर मेड ऑफ मड, मिट्टी के घर बने होते हैं। द वॉल्स ऑफ द हाउसेस आर वेरी थिक, दीवारें बहुत मोटी होती हैं। एंड ऑल्सो प्लास्टर्ड विथ मड, और मिट्टी से पुताई की जाती है। द रूफ्स आर मेड ऑफ थॉर्नी बुशेस, यानी कि कटीली झाड़ियों से इसके छत बनाए जाते हैं। अब कह रहा है कि दिस स्टूडेंट मस्ट बी फ्रॉम ए विलेज ऑफ, यह छात्र जरूर ही एक गांव का होगा जो पड़ता है लद्दाख में, असम में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। तो अब भौगोलिक परिदृश्य के अनुसार आपको राज्य का भौगोलिक परिदृश्य याद रखना है, ठीक है। और घर वाले सवाल में देखिए, आश्रय वाला जो चैप्टर है ना, आश्रय वाला थीम आप लोगों ने देखा हुआ है। तो शेल्टर वाले थीम के अकॉर्डिंग भारत के विभिन्न राज्यों में जहाँ पे कुछ विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, वहाँ का मौसम जो है थोड़ा सा अनुकूल नहीं है रहने के लिए, तो वहाँ घरों को किस प्रकार से बनाया जाता है। लद्दाख में जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ़ गिरती है, वहाँ भी घरों के निर्माण सामान्य नहीं होते हैं। फिर आप चले जाइए असम के तरफ, तो वहाँ भी वर्षा ज़्यादा होती है, जिसके कारण वहाँ भी मकानों को बनाने के लिए कुछ अलग तरीके अपनाए जाते हैं, ठीक है। कश्मीर में हाउस बोट्स होते हैं। तो इसी प्रकार से जो अलग अलग प्रकार के आश्रय के किसी भी राज्य के भौगोलिक परिदृश्य के अनुसार वहाँ आश्रय के विशेष रूप देखने को हमें मिलते हैं, तो उनसे संबंधित सवाल आपको पूछ लिए जाते हैं, तो वो सारा कुछ ध्यान में रखना होता है। अब यहाँ इस भौगोलिक परिदृश्य को समझ करके आपको आंसर पता लग गया होगा कि जब ऐसी स्थिति हो कि जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े, घरों की दीवारें जो है वो मिट्टी से बनाई जाए, मोटी हों, और छतों पे कटीली झाड़ियाँ हों, तो निश्चित रूप से वह राजस्थान के किसी गांव से आया होगा, है ना, क्योंकि लद्दाख में तो बर्फ़ पड़ती है, असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उत्तर प्रदेश में स्थिति सामान्य है, सामान्यतया समतल क्षेत्र है, तो वहाँ पे पक्के मकान देखने को मिलते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेड बाय अ स्टूडेंट व्हाइल गिविंग हर इंट्रोडक्शन इन ए मीटिंग। आई एम फ्रॉम ए प्लेस वेयर मोस्ट ऑफ पीपल प्रीफर टू ईट फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल। कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित कथन को देखिए, एक बच्ची के द्वारा उसके इंट्रोडक्शन के समय दिया गया है, इस पर विचार कीजिए। कहती है कि मैं ऐसे स्थान से हूँ, मैं ऐसे जगह से हूँ जहाँ अधिकांश लोग मछली को सरसों के तेल में पका करके खाना पसंद करते हैं। द स्टूडेंट मस्ट बी फ्रॉम। अब देखिए, सवाल को केवल देखिए नहीं, केवल आंसर नहीं कीजिए, सवाल के नेचर को समझिए, सवाल के चैप्टर रिलेटेड को समझिए, किस चैप्टर से जुड़ा हुआ है, किस थीम से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका फूड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। भोजन करने के विविध तरीके हैं
और मैंने आप लोगों को थीम वाले चैप्टर में बताया था कि भारत के विविध परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, है ना, जम्मू कश्मीर से लेकर के आपको कन्याकुमारी तक ध्यान में रखना होगा कि किस राज्य में भोजन की विशेष डिशेस होती हैं, विभिन्न विशेष रेसिपी बनाई जाती है जो ऑल ओवर इंडिया फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो उसको याद रखना है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि सरसों के तेल में मछली बनाना किस राज्य की परंपरा है? गोवा। तो देखिए गोवा पहला ऑप्शन है, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ सरसों के तेल में नहीं, नारियल के तेल में मछली पकाना लोग पसंद करते हैं, क्योंकि गोवा आप लोगों को पता है कि नारियल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा ऑप्शन है केरला। तो केरला भी चूँकि दक्षिण राज्य का और यहाँ भी नारियल बहुतायत में उपलब्ध होता है, तो ये भी गलत होगा। कश्मीर यहाँ पे सही है। ठीक है, मिजोरम भी यहाँ गलत है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है, कश्मीर। कश्मीर में लोग सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा है, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 2 क्विंटल्स ऑफ ग्रीन लीव्स एंड ट्विग्स इन 1 डे। हाथी जो है, एक वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से ज़्यादा हरी पत्तियाँ और टहनियाँ खा सकता है। बिकॉज ऑफ देयर हैवी वेट मोस्ट एलिफेंट्स लाइक टू टेक टू मच रेस्ट आफ्टर ईटिंग। अपने अत्यधिक वजन के कारण, भारी होने के कारण हाथी जो है खाने के बाद बहुत ज़्यादा आराम करना पसंद करते हैं। इवन अ 3 month old बेबी एलिफेंट जनरली वेज अप अबाउट 200 kg। 3 महीने का छोटा सा हाथी लगभग 200 किलोग्राम का होता है। ऑन एन एवरेज मोस्ट एलिफेंट्स स्लीप फॉर 9 to 10 hours इन अ डे। औसतन एक हाथी जो है दिन में 9 से 10 घंटे सोता है। अब यहाँ पर इन कथनों पर विचार करना है, सही कथन को चुनना है। तो अब देखिए यहाँ जो सवाल है ये आपका हाथी से रिलेटेड है। ठीक है, और जंतु जगत में, जंतु के संबंध में आपको बहुत सारे जानवरों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो जो है वो आया हुआ है, मैंने पिछले साल पढ़ाया था। तो उसमें जंतु से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस किया हुआ है। वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब देखिए हाथी से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो क्या है और उसके अनुसार से कौन सही है कौन गलत है, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो पहला कथन है कि कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक हरे पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा सकता है, ये गलत है। ये 2 क्विंटल नहीं बल्कि 100 क्विंटल के लगभग भोजन एक दिन का होता है हाथी का। अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज़्यादा आराम करना पसंद करते हैं, ये भी गलत कथन है। हाथी बहुत ज़्यादा आराम नहीं करते हैं। ठीक है, तीसरा है, यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 200 किलो होता है, 2 क्विंटल होता है। ये तीसरा कथन सही है। चौथा कथन है कि अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं, ये भी गलत है। हाथी के सोने की औसत अवधि जो है वो मात्र 2 से 4 घंटे है। ठीक है, तो ये चौथा कथन भी गलत है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। सेलेक्ट द ग्रुप विच कैन बी रिसाइकिल्ड आफ्टर यूज। ठीक है, उस समूह को चुनिए जिसका इस्तेमाल करने के बाद पुनः चक्रण किया जा सकता है, रिसाइकिल किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पॉलीथीन बैग, पेपर, बैटरीज, मोबाइल फोन्स। तो जिसमें पॉलीथीन बैग आएगा उसको हम काटेंगे क्योंकि पॉलीथीन बैग का रिसाइकलिंग नहीं होता। बेडशीट्स, न्यूज़पेपर, प्लास्टिक बोतल, यहाँ पे प्लास्टिक आ गया तो प्लास्टिक का यहाँ पे गलत होगा। जिस भी ऑप्शन में प्लास्टिक आ जाएगा वो गलत हो जाएगा। आयरन, ग्लास, स्टील, कार्डबोर्ड, ये सही है। लेदर बैग, वुडन टेबल, प्लास्टिक, फिर प्लास्टिक आ गया, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है। पुनः चक्रण जो है ये तीसरे समूह का संभव है। ठीक है, पुनः चक्रण किसका किया जा सकता है, प्रयोग जो है पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। तो लोहे की कीलें, कांच की बोतल, स्टील मग, गत्ते का डिब्बा, ये सही ऑप्शन हमारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 75, मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पर भोजन से ये सवाल है, भोजन वाले टॉपिक से,
और विभिन्न राज्यों में जो प्रचलित भोजन है, देखिए एक और भोजन वाला सवाल यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो वहाँ मिलान करना है कि किस राज्य का ये फेमस खाद्य पदार्थ है, भोजन है। छोले भटूरे किस राज्य में प्रचलित है? बॉइल्ड टेपियोका विथ करी मेड यूजिंग कोकोनट, यानी कि उबला हुआ टेपियोका जिसमें नारियल का इस्तेमाल करके जो सब्जी बनाई जाती है, ठीक है। तो देखिए इसका तो हो जाएगा केरल, क्योंकि टेपियोका जो है ना केरल का ही मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ है, भोजन है। फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, अभी हम लोगों ने तुरंत इसका डिस्कशन किया कि सरसों के तेल में पकी हुई मछली कश्मीर के लोग पसंद करते हैं। सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल, अब देखिए कोकोनट ऑयल में समुद्री मछली को पका करके खाना, तो ये हो जाएगा निश्चित रूप से गोवा हो जाएगा, है ना। अच्छा, छोले भटूरे कहाँ का हो जाएगा? तो छोले भटूरे आप पंजाब का ले लेंगे, पंजाब में छोले भटूरे लोग खाना पसंद करते हैं। अच्छा, इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन से थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, है ना। आइडिया तो मिल ही गया है कि कहाँ कहाँ कौन सा होगा। अब देखिए, एक का हो जाएगा ई बॉइल्ड टेपियोका, 2 का बी फिश कुक्ड ऑयल इन मस्टर्ड ऑयल, ये 3 का डी, और सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल, ये हो जाएगा ए। तो 4 का ए ऑप्शन नंबर, अब देखिए 4 का ए तो 3 में है, पहला का है, पहला का ई, पहला का ई भी 3 ऑप्शन में है, दूसरा का बी केवल एक ही ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन में है, और यही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम मिलान करने में अपना दिमाग का इस्तेमाल करेंगे और इस प्रकार से मिलान करते हुए ध्यान रखेंगे। जो ऑप्शन सही होगा उसका क्लू मिल जाता है इसी प्रकार से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेलेक्ट ए सुटेबल असेसमेंट टास्क फॉर क्लास 4 स्टूडेंट्स ऑफ EVS। अब यहाँ पर असेसमेंट से संबंधित सवाल है। अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के, यहाँ पे अध्यक्ष लिखा गया, ये भी मिसप्रिंट है, यहाँ पे होना चाहिए अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए। अब देखिए रचनात्मक आकलन से संबंधित सवाल है, और आकलन आप लोगों को पता होगा कि आकलन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन और निदानात्मक आकलन, है ना। ये 3 प्रकार से आकलन किया जाता है। आकलन की ये विधियां हैं। तो तैरने और डूबने के पाठ पर प्रश्न उत्तर लिखना। अब देखिए प्रश्न उत्तर लिखना रचनात्मक आकलन में नहीं आता है, ठीक है। प्रश्न उत्तर लिखना ये आपका योगात्मक आकलन में आता है ना। डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना, जैसे ही एक्टिविटी शामिल होगा तो वो रचनात्मक आकलन से संबंधित होगा, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। तो ये दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि ये एक्टिविटी बेस्ड ऑप्शन है। तैरने और डूबने की परिभाषा की व्याख्या करना, परिभाषा की व्याख्या योगात्मक आकलन के अंतर्गत आ जाएगा। जो वस्तुएं डूबती और तैरती हैं उनकी सूची याद करना, ये भी योगात्मक आकलन के अंतर्गत आ जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्ट एंड क्राफ्ट शुड बी इंटीग्रेटेड इन EVS टीचिंग बिकॉज इट प्रमोट्स क्रिएटिविटी, पीयर लर्निंग, डिसिप्लिन्स इन द क्लास, इंक्लूजन। अब देखिए हिंदी में इसी सवाल को समझ लीजिए अच्छे से। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेश करना चाहिए, क्योंकि वह प्रोत्साहित करता है सृजनात्मकता को। बिल्कुल सही है। जब हम कला एवं कौशल को EVS में लाते हैं तो इसमें बच्चों की सृजनशीलता बढ़ती है, उसको प्रोत्साहन मिलता है ना। इसके बाद है सहपाठी सीखने को, यानी कि पीयर लर्निंग भी होता है कला के माध्यम से। जैसे कि कोई एक बच्चा जो है क्लास का, वह मिट्टी की बहुत अच्छी मूर्ति बनाना जानता है, और जब हम उस बच्चे से मिट्टी की मूर्ति बनवाते हैं तो अन्य जो उसके साथी हैं वह भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सीखेंगे। तो सहपाठी सीखने को भी प्रोत्साहित करता है। कक्षा में अनुशासन को,
अब ये थोड़ा सा यहाँ पे माइनस पॉइंट इस चीज़ का है, क्योंकि जब देखिए कला और कौशल आएगा तो डिसिप्लिन थोड़ा सा गड़बड़ाएगा। कक्षा में अनुशासन को प्रोत्साहित नहीं करता है, ये समावेशन को प्रोत्साहित करता है। सभी बच्चे उसमें शामिल हो जाते हैं। कोई भी एक्टिविटी आप करवा रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे मिट्टी की मूर्ति बनाने की बात कही, एक सिंपल एक्टिविटी है जैसे कि आप क्लास में अंत्याक्षरी करवाते हैं, संगीत करवाते हैं, उससे सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो कला का समावेश हम पर्यावरण अध्ययन में जब कर रहे हैं तो वहाँ पे ये तीन चीज़ें आ जाएंगी, सृजनात्मकता, सहपाठी अधिगम और समावेशन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ABD वाला चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी प्रमोट्स इंक्वायरी व्हाइल टीचिंग द थीम शेल्टर टू क्लास 4 स्टूडेंट्स। जब हम लोग क्लास 4 के स्टूडेंट्स को शेल्टर पढ़ा रहे हैं, आश्रय पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों में इंक्वायरी यानी कि पूछताछ करने की क्षमता का विकास किसके द्वारा होगा? चलिए हिंदी में इसको अच्छे से समझ लेते हैं। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को थीम आश्रय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है? पहला है विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के घरों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना। क्या इसमें बच्चे पूछताछ करेंगे? नहीं करेंगे। किस लिए पूछताछ करेंगे? उनको तो चित्र इकट्ठा करना है। ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। विभिन्न प्रकार के आश्रयों के चित्र साझा करना, तो चित्र साझा करना, एक दूसरे के साथ शेयर करना कि देखो मैंने झोपड़ी का चित्र लाया है, दूसरा बच्चा कहेगा देखो मैंने महल का चित्र लाया है। इसमें पूछताछ कहाँ हो रही है? ये भी गलत है। तीसरा है कि विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को सुनाने के लिए कहना। हाँ, यहाँ पे देखिए ये एक्टिविटी में शामिल किया गया बच्चे को, है ना। यहाँ पे बच्चे को एक्टिविटी में शामिल किया गया है। अब बच्चे फील्ड में जाएंगे और फील्ड में जाएंगे जहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मकान का निर्माण हो रहा है, कहीं झोपड़ी का निर्माण हो रहा होगा, कहीं सामान्य घरों का निर्माण हो रहा होगा और कहीं ऊंची ऊंची बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा होगा। बच्चे जब ऐसे स्थानों पे जाएंगे वहाँ इंक्वायरी करेंगे, पूछताछ करेंगे। जो वहाँ वर्कर काम कर रहे हैं, जो वहाँ लेबर काम कर रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि भैया आप मकान बनाने में किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो, कैसे आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंक्वायरी वहाँ पे होंगी। तो ये ऑप्शन सही है। देश के विभिन्न आश्रयों पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुति दिखाना, तो प्रस्तुति दिखाने में भी इंक्वायरी नहीं है, वहाँ पे तो इलैबोरेट हो रहा है ना, चीज़ों को हम इलैबोरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है इंक्वायरी, तो पूछताछ के लिए तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। EVS द प्राइमरी क्लासेस इज ए सब्जेक्ट एरिया विच इंटीग्रेट्स the concepts and issues of science and environmental education, the concepts and issues of social science, the concepts and issues of science and social science, the concepts and issues of science, social studies and environmental education। अब देखिए इंटीग्रेटेड EVS से सवाल पूछा गया है। एकीकृत उपागम के रूप में EVS को पढ़ाया जाता है। तो इसमें विज्ञान भी है, सामाजिक विज्ञान भी है, पर्यावरणीय शिक्षा भी है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है, ठीक है। हिंदी में भी इसको देख लीजिएगा कि प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है। एकीकरण किन किन विषयों का है, किन किन विषयों का समागम है EVS के अंतर्गत? तो EVS के अंतर्गत विज्ञान भी आ जाता है, आपका सोशल साइंस भी आ जाता है और साथ ही आपका EVS आ जाता है, पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रतियों एवं मुद्दों का एकीकरण होता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ EVS एट द प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का एक उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? टू सेंसिटाइज लर्नर्स टू इश्यूज रिलेटेड टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से संबंधित मुद्दों पर बच्चों को संवेदनशील बनाना। टू डेवलप सिंपल मॉडल्स फ्रॉम लोकली अवेलेबल मटेरियल्स। अब देखिए सिंपल मॉडल का निर्माण प्राथमिक स्तर पर नहीं होगा, अपर प्राइमरी लेवल पर होगा। टू ग्रेजुअली प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर अपर प्राइमरी साइंस कंसेप्ट्स। धीरे धीरे बच्चों को जो है अपर प्राइमरी साइंस कंसेप्ट से परिचित करवाना।
ऐसा नहीं है, बच्चे जब अपर प्राइमरी में जाएंगे तो वहाँ साइंस के कंसेप्ट को समझना शुरू कर देंगे। और जिसमें देखिए एकीकृत विषय है तो साइंस के कंसेप्ट तो अपने आप समझना शुरू कर देंगे। टू ओरिएंट स्टूडेंट्स टुवार्ड ऑक्यूपेशनल चॉइसेस अवेलेबल ऑन देयर लोकेलिटी। ऑक्यूपेशन में अभी तो बच्चों को जाना नहीं है, प्राइमरी स्तर के बच्चे ऑक्यूपेशन में क्यों जाएंगे, ठीक है। ऑक्यूपेशन का मतलब किसी पेशे से संबंधित चीज़ों को समझना। देखिए हिंदी में इसको समझ लीजिए कि निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है। लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले को संवेदनशील बनाना, यानी कि बच्चों को लैंगिक रूढ़िवादिता के प्रति संवेदनशील करना। तो ये प्राथमिक स्तर पर बच्चों को को एजुकेशन दिया जाता है, ठीक है, बच्चों को को एजुकेशन दिया जाता है प्राइमरी स्तर पर। तो को एजुकेशन में लड़के लड़कियों को एक साथ पढ़ाना, ठीक है, दोनों को पर्याप्त अवसर देना, पर्याप्त मौके देना, ताकि उनके बीच जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना उत्पन्न हो। स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से सरल प्रारूपों का विकास करना। देखिए मॉडल बनाने की जो बात है वो अपर प्राइमरी के बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छी है। उसी प्रकार से है विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संप्रतियों के लिए क्रमिक रूप से तैयार करना। ये भी थोड़ा सा हाई लेवल का है बच्चों के लिए, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए नहीं है। विद्यार्थियों को उनके आस पड़ोस में उपलब्ध व्यावसायिक विकल्पों की ओर अभिमुख करना। तो व्यावसायिक विकल्प की ओर प्राइमरी के बच्चों को हम नहीं लेकर जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ टीचर आस्क्स हर स्टूडेंट्स टू कंसल्ट देयर फैमिली मेम्बर्स टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम एंड फ्लावर्स ईटेन एज फूड। दिस एक्टिविटी इज डिजाइन टू। एक शिक्षक हैं जो अपने बच्चों से अपने परिवार से जाकर के कंसल्ट करने के लिए कहती हैं और उन वस्तुओं के नाम का पता लगाने के लिए कहती हैं जो पौधों के विभिन्न भागों से हम प्राप्त करते हैं, जैसे रूट्स, स्टेम एंड फ्लावर्स ईटेन एज फूड, और जिनका इस्तेमाल हम लोग अपने भोजन में करते हैं। अब यह एक्टिविटी जो है यह किस प्रकार की एक्टिविटी है? प्रमोट एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी कि अनुभविक अधिगम को बढ़ावा देना। प्रमोट लर्निंग ऑफ कंसेप्ट्स रिलेटेड टू फूड, भोजन से संबंधित अवधारणाओं को सीखने को प्रोत्साहित करना। मेक द लेसन मोर एंजॉयबल एंड इंटरेस्टिंग। अलाउ द स्टूडेंट्स टू डिस्कवर अबाउट फूड फ्रीली। अब थोड़ा सा हिंदी में इस प्रश्न को समझ लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना एवं पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। परिवार के सदस्यों से परामर्श करने को कहा। इस क्रियाकलाप की अभिकल्पना की गई है अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए, भोजन से संबंधित संप्रतियों को सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए, पाठ को अधिक आनंददायी और रुचिपूर्ण बनाने के लिए, विद्यार्थियों को भोजन के विषय में खुले मन से खोज करने के लिए अनुमति देने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, जब बच्चे अपने परिवार के सदस्यों से पूछेंगे तो वो उनका एक्सपीरियंस लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है, यानी कि अनुभवात्मक अधिगम को यहाँ पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। अनुभव से सीखने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जब बच्चे अपने परिवार के सदस्यों से पूछेंगे तो उनके अनुभव वो समझेंगे, ठीक है, उनके अनुभव से वो जानकारी प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी ऑफ टीचिंग ईवीएस टू द विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। कहता है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सबसे अधिक उपयुक्त है। अब यहाँ देखिए, आपके क्लास में हो सकता है कि जब आप क्लास में जाइएगा तो एक दो बच्चे ऐसे मिलेंगे जो दृष्टिबाधित होंगे, अल्प दृष्टि वाले होंगे, उनको अच्छे से दिखता नहीं है। अब ऐसे बच्चों के लिए पर्यावरण अध्ययन को जब आप पढ़ा रहे हैं तो कौन सी युक्ति सबसे अधिक उपयुक्त होगी। कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं, किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय दें, किसी भी कार्य को भागों में बांटें और प्रत्येक भाग को अलग से पढ़ाएं। स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करें। स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करें, ये सही ऑप्शन है, क्योंकि स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत
वो सारी चीज़ें आएंगी जिससे बच्चे उसको स्पर्श करके, उसको छू करके सीखेंगे। अब देखिए, जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए ब्रेल लिपि है, वहाँ पे डॉट के रूप में वो चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, तो उनके लिए स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का इस्तेमाल करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेज ऑफ द लेसन प्लान वेयर स्टूडेंट्स शुड बी असेस्ड व्हाइल टीचिंग ईवीएस। अब यहाँ पर लेसन प्लान से संबंधित सवाल है कि पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए वह क्या है। पाठ के अंत में, पाठ के आरंभ में, जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत है, शिक्षण अधिगम के दौरान। तो देखिए, असेसमेंट के चैप्टर से ये सारे सवाल हैं। असेसमेंट में आप लोगों को यहाँ 2 सवाल देखने को मिल गए असेसमेंट वाले चैप्टर से, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और असेसमेंट में आप लोगों को कुछ चीज़ों को याद रखना है कि जब हम लेसन प्लान के दौरान असेसमेंट करते हैं, यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है एप्रोप्रिएट स्टेज ऑफ द लेसन प्लान। तो लेसन प्लान के दौरान हम लोग जनरली क्या करते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब रचनात्मक आकलन करते हैं। और रचनात्मक आकलन हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग शिक्षण अधिगम की क्रिया में होते हैं, यानी कि जब पाठ को पढ़ाया जा रहा होता है उसी दरमियान कर लिया जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षण अधिगम के दौरान इसका उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, यू हैव टू असेस योर स्टूडेंट्स ईवीएस प्रोजेक्ट्स एंड गिवन देम क्विक फीडबैक, विच असेसमेंट टूल विल यू चूज़। अब यहाँ पे देखिए असेसमेंट वाले चैप्टर से ही सवाल पूछा गया है। तो असेसमेंट वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ईवीएस में हर एक प्रश्न पत्र में आप देखिएगा तो असेसमेंट से इसी तरह से 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिलते हैं। ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, पीयर असेसमेंट। अब देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट, ईवीएस का प्रोजेक्ट है, उसका असेसमेंट करना है। गिव देम क्विक फीडबैक, ठीक है, क्विक फीडबैक आपको देना है, तुरंत आपको फीडबैक देना है। चलिए हिंदी में इसको अच्छे से समझ लीजिए। आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र पुनर्निवेशन देना है। अब यहाँ देखिए हिंदी में थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाता है, कुछ वर्ड जो है ना हिंदी में ही समझ में नहीं आता है। अब यहाँ शीघ्र पुनर्निवेशन देना है। अगर आपने इंग्लिश नहीं पढ़ा होता फीडबैक तो आपको समझने में परेशानी हो जाती हिंदी में ही। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहाँ पे हिंदी का जो अनुवाद है उसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, इंग्लिश के अनुवाद को देख लीजिएगा, वहाँ आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे जो टॉपिक हैं जनरल वे में जब पढ़ाया जाता है तो उसका यूज एज इट इज़ इंग्लिश वर्ड में ही किया जाता है। जैसे फीडबैक, तो हम लोग कभी भी फीडबैक का हिंदी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका देखिए यहाँ पुनर्निवेश दिया है, प्रतिपुष्टि भी होती है। फीडबैक की हिंदी प्रतिपुष्टि भी होती है। तो कभी हम लोग नहीं कहते हैं कि हमने प्रतिपुष्टि लिया या प्रतिपुष्टि दिया, हम लोग क्या कहते हैं, फीडबैक लिया या फीडबैक दिया। तो फीडबैक का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हिंदी में हो रहा है कि अब ये जो है हिंदी की भाषा का ही अंग बन गया है। तो इसीलिए जब यहाँ पर ट्रांसलेशन किया जाता है ना तो वहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कुछ चीज़ों को समझना। अच्छा, अब यहाँ सवाल पे आ जाते हैं कि आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र पुनर्निवेशन देना है। आप आकलन के किस साधन का चुनाव कीजिएगा। तो जब हम ईवीएस के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और हमको तुरंत फीडबैक देना है तो हम क्या करेंगे कि उसकी एक चेकलिस्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट का एक चेकलिस्ट बनाएंगे कि इस प्रोजेक्ट में हमें कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करना है, ठीक है। उसके ऑब्जेक्टिव्स तैयार करेंगे, ठीक है, क्या क्या उद्देश्य हैं, जो प्रोजेक्ट हम दे रहे हैं उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उसका चेकलिस्ट बना लेंगे 5 बिंदुओं पर। और देखेंगे कि ये जो बना करके लाया है प्रोजेक्ट उसमें कौन कौन सा ऑप्शन, कौन कौन सा क्राइटेरिया उसने टिक किया है, टच किया है। तो वहाँ हम फटाफट से उसको क्या करेंगे, चेकलिस्ट से टिक करते चलेंगे और तुरंत क्विक फीडबैक दे पाएंगे। तो जांच सूची यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट ऑफ ईवीएस लर्निंग इज दैट। ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट से बहुत ज़्यादा सवाल पूछ दिया गया है इस प्रश्न पत्र में। कहता है कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ ईवीएस लर्निंग। अब देखिए असेसमेंट से संबंधित सवाल है तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, आकलन के 3 प्रकार हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब अधिगम का आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब अधिगम के लिए आकलन, और असेसमेंट एज लर्निंग अधिगम के रूप में आकलन। ठीक है, इन तीनों को डिटेल से मैं किसी क्लास में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे हम लोग यहाँ क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य है कि शिक्षक विद्यार्थियों को उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्रित करें। अब यहाँ देखिए सीखने का जो आकलन है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये 2 चीज़ें जो है अक्सर बच्चों को कन्फ्यूज करती हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है हमेशा योगात्मक मूल्यांकन के लिए होता है, योगात्मक आकलन के लिए होता है। ठीक है, योगात्मक आकलन का मतलब क्या हो गया? योगात्मक आकलन यानी कि जब हम सप्तांत परीक्षा लेते हैं, ठीक है, बच्चों की उपलब्धि का जब हम आकलन करते हैं तो हम सीखने का आकलन करते हैं। ठीक है, और जब हम सीखने के दौरान आकलन करते हैं, बच्चों को हमने किसी चैप्टर को पढ़ाया, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया, अभी तो चल ही रहा है क्लास, और मैं अभी आप लोगों से पीछे पढ़ाए हुए टॉपिक में से एक सवाल पूछ देता हूं कि बताइए सरसों के तेल में मछली पका करके किस राज्य में खाया जाता है? अब आपने उसको रिकॉल किया कि सर ये तो कश्मीर है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, सीखने के दौरान जो हमने आकलन किया वो कहलाएगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, तो अभी हमने अगर आपसे कुछ प्रश्न पूछ दिए जिन टॉपिक को पढ़ाया गया तो वो हो जाएगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, यानी कि अधिगम के लिए आकलन या अधिगम हेतु आकलन बोल सकते हैं आप इसको। और अगर जैसे कि आप सीटेट का एग्ज़ाम दीजिएगा, अब इसको अच्छे से समझिए, सीटेट का फाइनल एग्ज़ाम आप दीजिएगा तो वहाँ आपका होगा सीखने का आकलन। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, आपने क्या सीखा, उपलब्धि का पता चल जाएगा। तो शिक्षक विद्यार्थियों को उपलब्धि के विषय में जानकारी एकत्रित करें, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग उपलब्धियों को बताता है, उसका डिस्कशन करता है। अगर आप मॉक टेस्ट में भाग लेते हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, आप अपने आप को चेक करने के लिए कि मुझे कितना आता है, आप मॉक टेस्ट देते हैं, वहाँ आप क्या कर रहे हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा, वहाँ पे आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा। ठीक है, अभी मैं सवाल पूछूं आपसे, वो असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा, सीखने के लिए आकलन होगा। ठीक है, और अगर आप लोगों से फाइनल एग्जाम ले लिया जाए जिसके ऊपर आपका रिजल्ट आधारित हो जाए, जिसके ऊपर आपका भविष्य आधारित हो जाए, वो आपका क्या कहलाता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहलाता है। एक तीसरा भी प्रकार है असेसमेंट एज लर्निंग, जब बच्चे पढ़ते समय खुद अपना आकलन करते हैं तो वहाँ पे असेसमेंट एज लर्निंग हो जाता है। ठीक है, चलिए शॉर्ट में यहाँ पे डिस्कस हो गया असेसमेंट वाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्राइमरी क्लासेस 1 to 5 विल कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस अकॉर्डिंग टू NEP 2020। NEP 2020 भी आ गया है क्वेश्चन में आपके, तो NEP 2020 तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब NEP 2023 भी, सॉरी NCF, NEP नहीं, NCF 2023 लॉन्च होने वाला है। और आप लोग तो निकल जाइएगा, आपके बाद के जो बैचेज होंगे वहाँ पे NCF 2023 से सवाल देखने को मिलेंगे। तो NCF 2023 भी बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, उसकी तैयारी चल रही है और वो सारा कुछ बन गया, ड्राफ्ट वगैरह कब का तैयार हो चुका है, दिसंबर में इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया था, उसके ऊपर वर्क चल रहा और ये फाइनल स्टेज में है। अब यहाँ पे सवाल क्या कहा जा रहा है कि प्राइमरी क्लासेस क्लास 1 to 5 विल कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस अकॉर्डिंग टू NEP 2020। तो NEP 2020 के अकॉर्डिंग आपका जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है।
पहले हमारा क्या था 10 + 2 + 3, अभी तक तो है यही, है ना, लेकिन इसमें चेंजिंग आ रहा है। अब क्या हो जाएगा 5 + 3 + 3 + 4 का। ये जो पहला जो 5 ईयर का स्टेज है ये क्या कहलाता है, ये फाउंडेशनल स्टेज कहलाता है, ठीक है, ये फाउंडेशनल स्टेज कहलाता है, ठीक है। पहला जो 5 वर्ष का स्टेज है, इसमें 3 वर्ष से लेकर के जब बच्चे 3 वर्ष के होंगे, 3 इयर्स के हो जाएंगे, वहाँ पे उनका एडमिशन आंगनबाड़ी या बाल वाटिका में करवाया जाएगा, ठीक है। और जैसे नर्सरी होता है, उसके बाद LKG होता है, ठीक है, उसके बाद UKG होता है। तो ये 3 साल में नर्सरी में आ जाएंगे, चौथे साल में LKG में और 5वें साल में UKG में होंगे। और जब छठा साल होगा इनका तो ये हो जाएंगे आपके क्लास 1 के स्टूडेंट। उसी प्रकार से 7वें साल में क्लास 2 के स्टूडेंट और 8वें साल में क्लास 3 में चले आएंगे। और फिर वहाँ से इनका स्टार्ट हो जाएगा 3 ईयर वाला स्टेज, ठीक है। तो देखिए 1 to 5 यहाँ पूछा जा रहा है, तो 1 to 5 हिंदी में भी इसको बढ़िया से समझ लीजिए कि कहा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा, आरंभिक स्तर, मध्य स्तर, बुनियादी स्तर। अब यहाँ पे कह रहा है केवल A, केवल B, A और C दोनों। अब यहाँ देखिए मैंने अभी जैसे बताया कि पहला जो 5 वर्ष है इसमें 3 वर्ष का बुनियादी स्तर है, फाउंडेशनल स्टेज है, ठीक है, और 2 वर्ष का क्लास 1 और 2 वाला है, ये भी फाउंडेशनल स्टेज में ही काउंट होता है। इसके बाद 3 वर्ष वाला टाइम आएगा जहाँ पे बच्चे हो जाएंगे क्लास 3 to 5 के स्टूडेंट, 3, 4, 5 3 साल लगेगा, है ना। और ये स्टेज कहलाता है आरंभिक स्तर। तो यहाँ पे A और C ये दोनों स्टेज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मिडिल लेवल नहीं आएगा, मध्य स्तर जो है वो आ जाएगा आपका। इसके बाद वाला जो 3 ईयर होगा जहाँ पे 6, 7, 8 की पढ़ाई होगी वो आ जाएगा मध्य स्तर में, ठीक है। तो ये A और C दोनों यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोसेस स्किल एट प्राइमरी लेवल। कहता है कि प्राथमिक स्तर पर निम्न में से कौन एक प्रोसेस स्किल नहीं है, प्रक्रिया कौशल नहीं है। मैपिंग, डिफाइनिंग वेरिएबल्स ऑपरेशनली, टेस्टिंग हाइपोथेसिस, रिकॉलिंग फैक्ट्स। तो तीसरा ऑप्शन सही है हमारा, टेस्टिंग हाइपोथेसिस इज नॉट ए प्रोसेस स्किल एट प्राइमरी स्टेज, इट इज ए प्रोसेस स्किल ऑफ अपर प्राइमरी लेवल, ठीक है। टेस्टिंग हाइपोथेसिस यानी कि इसको हिंदी में समझिए कि प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है। मानचित्रण करना, तो मानचित्रण करना ये प्रक्रिया कौशल है। मैपिंग सिखाएंगे हम बच्चों को, EVS के थीम में है ये शामिल, ठीक है। क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना ये भी आपके EVS में शामिल है। परिकल्पना की जांच करना ये नहीं है क्योंकि ये अपर प्राइमरी स्टेज का चला गया। तथ्यों को अनुस्मरण करना ये रिकॉलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच इज ए सब थीम अंडर द थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स। मैंने आप लोगों को जब थीम वाला टॉपिक पढ़ाया था उसमें आप लोगों को ये मैंने रिमाइंड करवाया था कि आप लोगों को थीम याद रखने हैं, सब थीम याद रखने हैं, क्योंकि इससे संबंधित एक सवाल पूछा जाता है। और यहाँ पे वो सवाल पूछा गया है कि विच इज ए सब थीम अंडर द थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स। परिवार और मित्र के तहत एक उप थीम कौन सा है। तो उप थीम याद रखिएगा, थिंग्स वी मे कैन डू, ये तो एक मेन थीम है, छठा थीम है ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, सब थीम पहचानना है। वर्क एंड प्ले ये सही ऑप्शन है। फूड एंड वाटर, आवर शेल्टर नहीं, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, वर्क एंड प्ले, ठीक है। देखिए हिंदी में थीम परिवार तथा मित्र सॉरी, निम्न में से कौन सा उप थीम है। चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, कार्य और खेल, भोजन एवं जल, हमारा आश्रय। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन होगा कार्य और खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ दिस इज ए डाइवर्जेंट क्वेश्चन अ टीचर ऑफ EVS विल आस्क अ स्टूडेंट टू प्रमोट क्रिएटिविटी। कहता है कि निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपनी छात्राओं की सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेंगी।
सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए हमें कैसे प्रश्न पूछने हैं, तो अपसारे प्रश्न पूछने हैं, जहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, जहाँ पे बहुत तरह के विकल्प बच्चे सोच पाएंगे। ठीक है, ऐसा प्रश्न जिसमें वो खुला प्रश्न हो, ठीक है, क्लोज्ड क्वेश्चन नहीं हो, ओपन एंडेड क्वेश्चन इसको कहते हैं। ठीक है, जिसके कई तरह के आंसर हों, कई प्रकार की युक्ति उसमें आए, बच्चों का ब्रेन स्टॉर्मिंग हो। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को क्या कहते हैं, अपसारी प्रश्न कहते हैं। तो यहाँ पे ढूंढिए कौन सा प्रश्न अपसारी प्रश्न है। मृदा में प्याज के बीजों को बोने से लेकर फसल काटने तक के चरण कौन से हैं? ये याद करने वाला क्वेश्चन है। अगर आपने याद रखा हुआ है तो आप इसका आंसर कर दीजिएगा। दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? ये देखिए ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इसमें बच्चे अलग अलग तरह का आइडिया प्रस्तुत करेंगे, उनका ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा, उनके दिमाग में बहुत तरह के आइडियाज़ आएंगे, और यहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चन यही है। लवण के विलयन से आप लवण कैसे पृथक करेंगे? ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? दिस इज ऑल्सो ए फैक्चुअल क्वेश्चन। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। आखिरी प्रश्न की ओर आ चुके हैं हम लोग। द डायनेमिक, हॉलिस्टिक एंड एक्सपीरियंशियल नेचर ऑफ ईवीएस लर्निंग बाय स्टूडेंट्स इज बेस्ट असेस्ड बाय रेटिंग स्केल, पेन पेपर टेस्ट, ऑथेंटिक असेसमेंट स्ट्रेटजीज, ओरल टेस्ट्स। एक बार फिर से असेसमेंट से सवाल है। तो मुझे तो लग रहा है कि इस 6 से 7 सवाल जो देखे हम लोगों ने वो असेसमेंट से संबंधित सवाल थे। तो असेसमेंट का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पढ़ना इसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और ईवीएस का जो बुक है आपका पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, उसको पढ़ना है। उसमें मुख्य रूप से कौन सा चैप्टर पढ़ना है? आकलन वाला चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, और मेरी कोशिश रहेगी कि आकलन के ऊपर जो है कि विशेष वीडियो बना दिया जाए। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बीच में समझाया असेसमेंट के ऊपर, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ असेसमेंट को समझाया, तो कोशिश रहेगी कि असेसमेंट के ऊपर एक डिटेल वीडियो लाया जाए, ताकि इतने सारे सवाल जो आपको पूछे जा रहे हैं असेसमेंट से, तो उसके आंसर आप अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल पे आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने अधिक से अधिक साथियों तक शेयर जरूर कीजिए क्लास को, ताकि उन सभी को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, चलिए, विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए, सीखने के अलग अलग तरीकों का आकलन करना है। तो हमारी जो विधि होगी, आकलन के जो टूल होंगे, वो एक टूल के द्वारा हम लोग नहीं कर सकेंगे। क्रम निर्धारण मापनी के द्वारा किसी एक क्षेत्र का हम असेसमेंट कर सकते हैं। पेन पेपर परीक्षा के द्वारा भी किसी एक क्षेत्र का ही असेसमेंट होगा। मौखिक परीक्षा के द्वारा भी किसी एक क्षेत्र का असेसमेंट होगा। यहाँ पे 3 क्षेत्र दिया हुआ है, गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक। तो इसके लिए हम लोगों को विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा असेसमेंट करना होगा। यानी कि यहाँ पे हमारा जो आकलन का स्वरूप होगा वो विस्तृत होगा, व्यापक होगा, और उसके लिए ऑथेंटिक रिसोर्सेस हमें अपनाने होंगे और ऑथेंटिक टूल्स लेने होंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहाँ पे होता है संपन्न। ईवीएस के 30 सवाल आप लोगों को कैसे लगे? आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा कि कंटेंट किस प्रकार से रहेगा और पेडागोजिकल इश्यू से कैसे सवाल रहेंगे। ठीक है, तो अब आपका माइंड थोड़ा सा इसको लेकर के क्यूरियस हुआ होगा। ठीक है, तो आपको सेल्फ स्टडी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी से आपका पेडागोजिकल इश्यूज वाला जो आपने देखा कि 2-3 टॉपिक इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है असेसमेंट वाला टॉपिक। तो असेसमेंट वाले टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से स्टडी कीजिए। मेरा भी प्रयास रहेगा बहुत जल्द उसके ऊपर क्लास लाने का। तो मिलते फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।